बच्चों, मैं राम बहादुर सिंह सर, आरबीएस सर, अनअकैडमी अहमदाबाद से आप सभी लोगों के लिए स्पेशली जो क्लास 11th के बच्चे हैं और वे बच्चे जो क्लास 10 से 11th को मूव कर रहे हैं और जिनका ड्रीम है नीट को क्रैक करना, तो बेटा जी आप लोगों के साथ में स्पेशली क्लास 11th की एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल। यानी बेटा जी आपके बायोमॉलिक्यूल की बात करूंगा, क्योंकि जो मैंने नीट के प्रिपरेशन के दौरान बच्चों को देखा है और अब तक जो भी मेरी एक्सपीरियंस रही है, मैंने ये देखा है कि क्लास 11th का बच्चा बायोमॉलिक्यूल को लेकर के बहुत परेशान रहता है। तो मैं आप सभी लोगों को ये बतलाना चाहता हूं कि बायोमॉलिक्यूल पर लेक्चर की मैं एक सीरीज अनअकैडमी अहमदाबाद में प्रोड्यूस करने जा रहा हूं। यानी ये आपको एक बायोमॉलिक्यूल की लेक्चर की सीरीज चेन मिलेगी और यदि आप इस लेक्चर को रेगुलर फॉलो करेंगे तो ये मेरी गारंटी है और आप ये महसूस करेंगे कि बायोमॉलिक्यूल का हवा या टेस्ट आपके दिमाग में जितना बना हुआ है, वास्तव में बायोमॉलिक्यूल से कोई आसान तो चीज है ही नहीं है। आई वांट टू क्लियर वंस अगेन myself RBS sir, Unacademy Ahmedabad, going to produce a series of the lecture of biomolecule। और पता है आपको ये क्लास 11th के टॉपिक है। हाँ, एक बात मैं आप सभी लोगों को क्लियर कर दूं कि बायोमॉलिक्यूल में बेटा कुल 5 टॉपिक मैं आपके साथ डील करूंगा। बायोमॉलिक्यूल के सबसे पहले टॉपिक जो मैं आपके साथ डील करूंगा वो एंजाइम होगी। सॉरी बच्चों, 1 मिनट का इंटरप्शन था। बायोमॉलिक्यूल में बेटा जी कल मैं आप लोगों के साथ 5 टॉपिक डील करूंगा और उसमें सबसे पहले टॉपिक जो मैं आपके साथ बच्चों डील करने वाला हूं, सबसे पहले टॉपिक जो मैं आपके साथ डील करने वाला हूं बायोमॉलिक्यूल में, वो एंजाइम की टॉपिक होगी। और एक बार एंजाइम के बाद मैं आप लोगों के साथ बेटा जी जो टॉपिक डील करूंगा वो प्रोटीन की टॉपिक होगी। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ लिपिड के टॉपिक को डिस्कस करूंगा। देन मैं आपके साथ न्यूक्लिक एसिड के टॉपिक को डिस्कस करूंगा और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक को डिस्कस करूंगा। तो एक बात आप सभी लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि बायोमॉलिक्यूल में क्लास 11th का जो सिलेबस है नीट का, उसमें कुल 5 टॉपिक आपके साथ डिस्कस होंगी। सबसे पहले हम एंजाइम की बात करेंगे, फिर प्रोटीन की बात करेंगे, फिर लिपिड की बात करेंगे, फिर न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे और उसके बाद बच्चों कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। बस एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जब लेक्चर्स को फॉलो करना शुरू करें तो रेगुलरिटी को मेंटेन कीजिएगा और लेक्चर मिस मत कीजिएगा। ये मेरा गारंटी है और ये दावा है कि यदि आपने इन लेक्चर को फॉलो किया तो बायोमॉलिक्यूल पर आपकी मास्टरी होगी और ये फील करने में आपको 2-4 दिन नहीं बल्कि पहले लेक्चर में ये बात आप फील करने लगेंगे। लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप रेगुलरिटी को मेंटेन करें। इसलिए देर नहीं करते हैं बेटा जी, शुरू करते हैं और हम सबसे पहले एंजाइम की बात करेंगे जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं बच्चों, चलिए तो बच्चों एंजाइम को शुरू करते हैं। एंजाइम की बात करते हैं। बेटा जी मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, एंजाइम को बहुत कम लोगों को पता होगा, इसे हिंदी में बीकर भी कहते हैं। एंजाइम को हिंदी में बीकर कहते हैं। चलिए आइए सबसे पहले बच्चों हम एंजाइम को डिफाइन कर लेते हैं।
सबसे पहले एंजाइम को डिफाइन कर लेते हैं, परिभाषित कर लेते हैं कि एंजाइम कहते किसे हैं। ध्यान देना आप, ये नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है तो बेटा जी जो प्रोडक्ट बनता है उसे बच्चों अमोनिया कहते हैं। एक जनरल केमिकल रिएक्शन आपके सामने लिखा है, मैं एंजाइम को डिफाइन कर रहा हूं। ध्यान रखें हम बायोमॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं और बायोमॉलिक्यूल में सबसे पहली टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वो एंजाइम की है। हिंदी में इसे बीकर कहते हैं। आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखें। अच्छा, ये जो केमिकल रिएक्शन है बच्चों, अगर इस केमिकल रिएक्शन में हम आयरन को मिक्स कर दें तो यह आयरन इस केमिकल रिएक्शन की रेट को इनहांस कर देता है। मतलब ये आयरन है इस केमिकल रिएक्शन की रेट को इनहांस कर देता है, मतलब इस केमिकल रिएक्शन की रेट को इफेक्ट कर देता है। मैं और भी कुछ एग्जांपल आपके सामने ले सकता हूं, लेकिन बच्चों इसी से मैं डिफाइन करता हूं। ध्यान रखेंगे, Fe, this is a chemical capable of the rate of this chemical reaction. आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, a chemical that have capacity to affect the rate of a chemical reaction. Affect, एक ऐसा केमिकल जो रिएक्शन की रेट को इफेक्ट करने की कैपेसिटी रखता है। आपको पता है उसे हम कैटालिस्ट कहते हैं। That is called catalyst. And the reaction whose rate is being affected by catalyst. और बेटा जी वो रिएक्शन जिसकी रेट इस कैटालिस्ट के द्वारा इफेक्टेड होती है उस रिएक्शन को हम कैटालिस्ट कहते हैं। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, a chemical that is capable to affect the rate of a chemical reaction, that is catalyst. And the chemical reaction whose rate is being affected by the catalyst, that is called catalysis. हाँ, एक बात आपको बता दूं बच्चों, ये जो Fe कैटालिस्ट है जो कि रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करता है, ये कैटालिस्ट दो प्रकार के हो सकते हैं। इफ दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के रेट को इनहांस करते हैं तो इन्हें पॉजिटिव कैटालिस्ट कहते हैं। अब ये रिएक्शन की रेट को इनहांस करते हैं तो इन्हें पॉजिटिव कैटालिस्ट कहते हैं, और यदि ये रिएक्शन की रेट को लोअर करते हैं तो इन्हें नेगेटिव कैटालिस्ट कहते हैं। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, मतलब जो कैटालिस्ट होते हैं जो सेल के बाहर किस रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं, या तो पॉजिटिव कैटालिस्ट हो सकते हैं या तो नेगेटिव कैटालिस्ट हो सकते हैं। ध्यान रखें हम एंजाइम की बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान देना। सबसे पहली बात, एंजाइम। एंजाइम भी बच्चों एक प्रकार के कैटालिस्ट हैं। एंजाइम भी एक प्रकार के कैटालिस्ट है, लेकिन ध्यान देना जैसा कि आप सभी लोगों को पता है क्या भाई, दिस इज व्हाट सेल, ये बच्चों सेल है। अच्छा, सेल के अंदर क्या है? हेलो, इस अंदर क्या है? एक लिविंग कोलाइडल सॉल्यूशन, एक लिविंग कोलाइडल सॉल्यूशन जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। व्हाट इज द प्रोटोप्लाज्म? लिविंग कोलाइडल सॉल्यूशन प्रेजेंट इनसाइड सेल। सेल के अंदर जो लिविंग कोलाइडल सॉल्यूशन है उसका प्लाज्म कहते हैं। और बेटा जी ध्यान रहे, कार्बन कंपाउंड इन्वॉल्व इन द कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। क्या बोला? कार्बन कंपाउंड इन्वॉल्व कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल, उन्हें बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। पहली बात ध्यान दें बच्चों, मैं एंजाइम को डिफाइन कर रहा हूं। एंजाइम भी एक प्रकार के कैटालिस्ट हैं। कैसे हैं समझाता हूं। पहली बात, सेल के अंदर जो लिविंग कोलाइडल सॉल्यूशन है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और क्या बोला मैंने? कार्बन कंपाउंड इन्वॉल्व इन द कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ध्यान रखना एनसीईआरटी की डेफिनेशन है और यह 100% सही डेफिनेशन है। एक बात दिमाग में छाप लें, एनसीईआरटी के अलावा मैं कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला हूं। और यदि आप नीट को प्रिपेयर करते हैं तो आपको मैं क्लियर कर दूं,
न काका सही न चाचा सही, जो नीट का है वही सही। अब नीट के अलावा कुछ भी पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये कि आप अंधेरे में तीर मार रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना, ये जितने भी मेरे लेक्चर बायोमॉलिक्यूल के आपके सामने यूट्यूब पे आने वाले हैं, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, एनसीईआरटी के अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूं। और ये मेरी गारंटी है, एनसीईआरटी पर आपकी मास्टरी अगर ना हो गई बायोमॉलिक्यूल में तो फिर हम देखेंगे। क्या बोला बच्चों? कार्बन कंपाउंड इन्वॉल्व इन द कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल। इसका मतलब बच्चों ये जो बायोमॉलिक्यूल है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन के कंपाउंड है। मैंने क्या बोला? कार्बन कंपाउंड इन्वॉल्व इन द कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल। इस बायोमॉलिक्यूल कार्बन कंपाउंड है और कार्बन के कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। मतलब बेटा जी, सभी बायोमॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ध्यान दीजिएगा, इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो बायोमॉलिक्यूल हैं, they are reacting with each other, they are reacting to one another. The chemical reactions taking place amongst biomolecule within protoplasm. इस सेल के अंदर, इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर बायोमॉलिक्यूल के बीच में जो केमिकल रिएक्शन चल रही है, collectively all those reactions called metabolism. ध्यान रखना, उन सभी रिएक्शन को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एक बार फिर से, बेटा जी व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? शब्दों पे ध्यान दें बच्चों। मेटाबॉलिज्म क्या है? within cell amongst biomolecule the chemical reactions taking place, they are not, and all those chemical reaction within protoplasm taking place amongst biomolecule called metabolism. उन सभी रिएक्शन को हम संयुक्त रूप से मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और बेटा जी, हमारे सेल के अंदर ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, इन मेटाबॉलिक रिएक्शन की रेट को, पेस को कौन इनहांस करता है, कौन मेंटेन करता है? एंजाइम मेंटेन करते हैं। तो इस क्या सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही हैं, their rate is being accelerated by, their rate is being enhanced by enzyme। फिर एंजाइम वही काम कर रहे हैं जो कैटालिस्ट सेल के बाहर करते हैं। इसका मतलब एंजाइम कैटालिस्ट है। लेकिन एंजाइम कैटालिस्ट कहां है? सेल के अंदर है। इसलिए इनको क्या बोलेंगे? बायो कैटालिस्ट। चलो एक बात सभी लोगों को क्लियर हो गई, क्या भाई? एंजाइम्स आर बायो कैटालिस्ट। ध्यान दे बच्चों, हम एंजाइम के डेफिनेशन पे बात कर रहे हैं और एंजाइम के डेफिनेशन में मैंने पहला पॉइंट क्या बोला? एंजाइम्स आर बायो कैटालिस्ट। एंजाइम बायो कैटालिस्ट। बच्चों एंजाइम के डेफिनेशन में मैंने पहला पॉइंट क्या बोला? एंजाइम्स आर बायो कैटालिस्ट। एंजाइम बच्चों बायो कैटालिस्ट हैं। हाँ एक बात तो, एंजाइम बायो कैटालिस्ट तो हैं, लेकिन बेटा जी जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट होते हैं, जो सेल के बाहर काम करते हैं, वो पॉजिटिव कैटालिस्ट भी होते हैं और वो निगेटिव कैटालिस्ट भी होते हैं। बट ध्यान रखिएगा, एंजाइम्स आर द बायो कैटालिस्ट, दे विल नेवर बी निगेटिव कैटालिस्ट। ये कभी निगेटिव कैटालिस्ट नहीं होंगे, ये कभी रिएक्शन के रेट को स्लो डाउन नहीं करेंगे। दे विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमेशा मेटाबॉलिक रिएक्शन के रेट को एनहांस करेंगे। चलो भाई, क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया कि एंजाइम्स आर बायो कैटालिस्ट। दूसरा क्वेश्चन यह है कि एंजाइम्स केमिकली क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड है। बच्चों ध्यान रखें, इसी बायोमॉलिक्यूल की जो लेक्चर की सीरीज बनेगी, इसमें हम प्रोटीन को पढ़ेंगे। और जब आप लोगों को प्रोटीन के बारे में पढ़ाऊंगा तो बता कि प्रोटीन
कि जो स्ट्रक्चर होती है वो 4 प्रकार की होती है। प्राइमरी लेवल स्ट्रक्चर, सेकेंडरी लेवल स्ट्रक्चर, टर्शियरी लेवल स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी लेवल स्ट्रक्चर। प्रोटीन बायोमॉलिक्यूल, मैक्रो बायोमॉलिक्यूल है, पॉलीमर है, और ये प्रोटीन जो मैक्रो बायोमॉलिक्यूल है, पॉलीमर है, अमीनो एसिड के पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। और प्रोटीन की अमीनो एसिड की जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ये 4 प्रकार की स्ट्रक्चर को शो करती है। प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शियरी लेवल, क्वार्टरनरी लेवल। फिलहाल जब प्रोटीन का लेक्चर डिलीवर नहीं करता हूं तब के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, आप एंजाइम फंक्शनली बायोकैटालिस्ट है, जबकि ये केमिकली प्रोटीन के टर्शियरी लेवल स्ट्रक्चर है। यानी आज के बाद ध्यान रखना बच्चों, अगर आपसे कोई मिलता है या मैं अगर गलती से आपसे टकरा गया और आप मुझे पहचान रहे हो और अगर आपने कहा यू आर आरबीएस सर, तो मैं सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछूंगा, मेरा नाम कैसे पता है आपको? तो आप कहोगे सर आपके बायोमॉलिक्यूल के लेक्चर की सीरीज को हम फॉलो करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट इज एंजाइम? एंजाइम क्या है? आपको बस ध्यान रखना, 2 ही सेंटेंस बोलने हैं और गागर में सागर भर देना है। क्या? फंक्शनली एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट एंड केमिकली क्या? टर्शियरी लेवल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड chemically tertiary level structure of protein। चलो बच्चों, चलो एक बात क्लियर हो गई। सबसे पहले आप सभी लोगों को एंजाइम्स क्या है, सबसे पहले बात हमने देखा कैटालिस्ट क्या है। तो कैटालिस्ट आर द केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल टू अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हाँ, जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट सेल के बाहर काम करते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। वो रिएक्शन के रेट को एनहांस भी कर सकते हैं और रिएक्शन के रेट को स्लो भी कर सकते हैं। एंजाइम इज आल्सो कैटालिस्ट, but this affect the rate of metabolic reaction inside the cell. And what is the metabolic reaction? What are the metabolism? You know, the chemical reactions takes place amongst biomolecule within protoplasm called metabolism. And what are the biomolecule? You know, carbon compound involved in the composition of protoplasm called biomolecule. And what is protoplasm? The living colloidal solution present inside the cell is called protoplasm. So enzyme functionally are biocatalyst and chemically tertiary level structure of protein। ये डेफिनेशन सबको क्लियर होगी। अब बेटा जी अगला जो प्रश्न खड़ा होता है वो ये है कि why only tertiary level structure of protein is capable to play the role of enzyme। अब बच्चों प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्यों प्रोटीन्स का टर्शियरी लेवल स्ट्रक्चर ही केवल एंजाइम के रोल को प्ले कर सकता है, सेकेंडरी लेवल क्यों नहीं कर सकता, प्राइमरी लेवल क्यों नहीं कर सकता, क्यों टर्शियरी लेवल ही कर सकता है? सबसे पहले बच्चों इस प्रश्न का जवाब लेते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्यों एंजाइम, क्यों प्रोटीन का टर्शियरी लेवल स्ट्रक्चर ही एंजाइम के रोल को प्ले करता है? दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, और फिर दो क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। एक एंजाइम रिएक्शन के रेट को कैसे इनहांस कर देता है, एक एंजाइम एक मेटाबॉलिक रिएक्शन के रेट को कैसे एक्सेलरेट कर देता है। बच्चों आज दो क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। सबसे पहली बात, एंजाइम की डेफिनेशन क्लियर है, दे आर फंक्शनली बायोकैटालिस्ट एंड केमिकली दे आर टर्शियरी लेवल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नाउ वी हैव क्वेश्चन फॉर द डिस्कशन। पहला क्वेश्चन ये है, why only tertiary level structure of protein is capable to play the role of enzyme? And second question, how enzyme finally able accelerate the rate of reaction so vigorously
एक एंजाइम रिएक्शन के रेट को इतना गुण कैसे देता है? आज केवल हम इन 2 प्रश्नों पर विचार करेंगे। बाकी प्रश्नों के लिए हम बच्चों अगले लेक्चर में आएंगे। आप इस लेक्चर की सीरीज को फॉलो करते रहिएगा। मैं दावा करता हूं आपको बहुत फायदा होने वाला है। चलो बच्चों ध्यान देना। जैसा कि आपको पता है कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं, सबसे पहले आप सबको पता है एंजाइम प्रोटीन का टर्शियरी लेवल स्ट्रक्चर है। टर्शियरी लेवल स्ट्रक्चर है। टर्शियरी लेवल स्ट्रक्चर है। एंजाइम प्रोटीन का टर्शियरी लेवल स्ट्रक्चर है। ध्यान देना बच्चों। अच्छा प्रोटीन, हाँ प्रोटीन ध्यान देना, आप सबको पता है और नहीं पता है तो तब तक के लिए याद रखो जब तक कि मैं प्रोटीन पढ़ा नहीं देता हूं। प्रोटीन मैक्रोबायोमॉलिक्यूल है। मैक्रोबायोमॉलिक्यूल है और यह प्रोटीन अमीनो एसिड का पॉलीमर है। यह प्रोटीन अमीनो एसिड का पॉलीमर है। इतना तो आप सबको पता है। प्रोटीन मैक्रोबायोमॉलिक्यूल है और ये अमीनो एसिड का पॉलीमर है। मतलब अमीनो एसिड प्रोटीन की स्ट्रक्चरल यूनिट है, बिल्डिंग यूनिट है, मोनोमेरिक यूनिट है। अच्छा होता क्या है बच्चों, प्रोटीन के टर्शियरी लेवल स्ट्रक्चर में क्या होता है? अमीनो एसिड की जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, अमीनो एसिड की जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वह कुछ बांड्स के डेवलप हो जाने के कारण, वो बांड्स कौन है जब मैं प्रोटीन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, बांड्स के डेवलप होने के कारण बार बार फोल्ड कर जाती है। बार बार फोल्ड कर जाती है। क्या होता है, शब्दों पर ध्यान देना। प्रोटीन जो अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन, प्रोटीन जो अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ सम न्यू बॉन्ड, वो बॉन्ड हम जब पढ़ेंगे प्रोटीन्स तो बताऊंगा, वो 5 प्रकार के होते हैं। आयनिक बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इसके कारण ये जो प्रोटीन की अमीनो एसिड की जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो लीनिंग होती है जाती है, जिसकी वजह से प्रोटीन का टर्शियरी लेवल स्ट्रक्चर मिलता है जो 3 डायमेंशनल होता है, जिसकी वजह से प्रोटीन का टर्शियरी लेवल स्ट्रक्चर मिलता है जो 3 डायमेंशनल होता है। और ध्यान रहे प्रोटीन का जो ये टर्शियरी लेवल स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल हो गया है, इसमें जगह जगह पर पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इस जगह जगह पर पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिन पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर को हम एक्टिव साइट कहते हैं। जिन पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर को एक्टिव साइट कहते हैं। और दरअसल में होता क्या है, प्रोटीन का जो ये टर्शियरी लेवल स्ट्रक्चर है जो कि फोल्डेड है, 3 डायमेंशनल है, इसके पास ये जो क्लेफ्ट हैं CLEFT, ये जो पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनको एक्टिव साइट कहते हैं। इन एक्टिव साइट से यह प्रोटीन का टर्शियरी लेवल स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट को बाइंड करता है। ये सबस्ट्रेट हो गया जिसको कैटालाइज कराना है, सबस्ट्रेट को बाइंड करता है और सबस्ट्रेट को बाइंड करके उसके स्ट्रक्चर में चेंज कराता है, उसमें स्ट्रक्चर चेंज करता है, परिणाम वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर बच्चों प्रोटीन के एक स्ट्रक्चर को एंजाइम का रोल प्ले करना है तो यह जरूरी है कि उसके पास एक्टिव साइट हो। These are the pocket-like structure, जिनसे प्रोटीन सबस्ट्रेट को बाइंड करेगा और उसके बाद सबस्ट्रेट में स्ट्रक्चर चेंज कराएगा, परिणाम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। मतलब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन
desire to play the role of enzyme, it must have active site. It must have active site. और प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर एक्टिव साइट कंटेन करता है वो प्रोटीन का टर्सरी लेवल स्ट्रक्चर होता है जो 3 डायमेंशनल होता है। एक्टिव साइट्स क्या है? These are the pocket structure in the tertiary level structure of protein will be responsible to bind the substrate with the enzyme. ये वो साइट होते हैं जिससे सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करेगा। हाँ, एक बात मैं क्लियर कर दूं सबको, दिमाग में ऐसा कंसेप्ट ना बने बच्चों कि एक एंजाइम के पास एक ही एक्टिव साइट होता है। एक एंजाइम के पास बहुत सारे हजारों एक्टिव साइट हो सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट, एक्टिव साइट इज नथिंग, दीज आर पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर कॉन्टेन द टर्शियरी लेवल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और क्या होगा? इन एक्टिव साइट से जब एंजाइम का टर्सरी प्रोटीन का टर्सरी लेवल स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट को बाइंड करेगा, उनमें स्ट्रक्चरल चेंज कराएगा, परिणाम प्रोडक्ट बनेगा। यही कारण है, यही रीजन है कि प्रोटीन का टर्सरी लेवल स्ट्रक्चर ही एंजाइम के रोल को प्ले करता है। नहीं, सेकेंडरी लेवल स्ट्रक्चर के पास ही ध्यान रखें एक्टिव होता, प्राइमरी लेवल स्ट्रक्चर के पास एक्टिव होते हैं। एक्टिव साइट केवल प्रोटीन के टर्सरी लेवल स्ट्रक्चर के ही पास होते हैं। इसलिए बेटा जी, केवल प्रोटीन का टर्सरी लेवल स्ट्रक्चर ही एंजाइम के रोल को प्ले करता है। चलो, एक प्रश्न का आंसर मिला। पहला प्रश्न क्या बच्चों? व्हाई ओनली टर्सरी लेवल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैपेबल टू प्ले द रोल ऑफ एंजाइम? आंसर मिल गया, बिकॉज द टर्सरी लेवल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हैव एक्टिव साइट्स। एक्टिव साइट, these are the pocket like structure by the tertiary level structure of protein। और ध्यान रहे, प्रोटीन का टर्सरी लेवल स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल होता है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है क्या, और ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, एक बात मैं क्लियर कर दूं आप सभी लोगों को, माई सेल्फ आरबीएस सर, अनअकैडमी अहमदाबाद आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर के आ रहा हूं। और ये एक लेक्चर की सीरीज बायोमॉलिक्यूल की स्पेशली क्लास 11 to 12 और 11 के बच्चों के लिए बना रहा हूं, जो नीट को प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनको बायोमॉलिक्यूल में दिक्कत आती है। और मैंने पहले ही कह रखा है, आप लेक्चर को तफसील से आराम से फॉलो करें, आपके बायोमॉलिक्यूल के एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बस शर्त है, यू हैव टू मेंटेन रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी। आइए दूसरे क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। क्या बेटा जी, दूसरा क्वेश्चन अपना क्या है, जरा इस पर बात करते हैं। आवर सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ एंजाइम एबल टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन सो विगरसली। एंजाइम यार रिएक्शन के रेट को इतना कैसे बढ़ा देते हैं, जरा इस क्वेश्चन पे विचार करते हैं। आइए बच्चों ध्यान देना, ये एक रिएक्शन है। ये बच्चों वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो बच्चों कार्बोनिक एसिड बनता है, H2CO3 बनता है। ये रिएक्शन बच्चों हमारे ब्लड में होती है। ध्यान दें, ये रिएक्शन हमारे ब्लड में होती है। वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है। ये रिएक्शन हमारे ब्लड में होती है। ध्यान रखना, जब ये रिएक्शन हमारे ब्लड में एंजाइम के अपसेट्स में होती है, एंजाइम के अपसेट्स में होती है, सुनना, तो कार्बोनिक एसिड के 200 मॉलिक्यूल 200 मॉलिक्यूल पर आवर बनते हैं। शब्दों पे ध्यान देना बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं, जस्ट ट्राई टू गेट मी। जब वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बोनिक एसिड के बच्चों 200 मॉलिक्यूल, हेलो, पर मिनट नहीं, पर सेकंड नहीं, पर आवर, 1 घंटे में, ध्यान देना, कार्बोनिक एसिड के 200 मॉलिक्यूल बनते हैं। अच्छा बेटा जी, अच्छा चलो, इस रिएक्शन को एक एंजाइम कैटालाइज करता है, उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। शब्दों पे ध्यान देना, इस रिएक्शन को एक एंजाइम कैटालाइज करता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज।
अच्छा, क्या हुआ बच्चों? जब इस रिएक्शन में कार्बोनिक एनहाइड्रेज को मिक्स करते हैं, जब इस रिएक्शन में कार्बोनिक एनहाइड्रेज को मिक्स करते हैं, शब्दों पे ध्यान देना, तो बेटा जी कार्बोनिक एसिड के 6 लाख मॉलिक्यूल, शब्दों पे ध्यान देना, कार्बोनिक एसिड के 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड बनने लगते हैं। जस्ट ट्राई टू गेट मी in the absence of carbonic anhydrous, the 200 molecules of carbonic acid being formed per hour. But when enzyme carbonic anhydrase mix in the reaction, 6 lakh molecules of carbonic anhydrase start produced per second. हेलो, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इस रिएक्शन के रेट को बेटा जी 10 मिलियन टाइम बढ़ा देता है। शब्दों पे ध्यान देना, कितना? 10 मिलियन टाइम। इस डेटा को देखने के बाद आप कहोगे यार, एंजाइम हैव ट्रिमेंडस कैपेसिटी टू इनहांस अ रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। एंजाइम के पास एक मेटाबॉलिक रिएक्शन के रेट को इनहांस करने की थोड़ी बहुत नहीं, गजब की क्षमता होती है। आप समझे? इन द एब्सेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, 200 molecule of carbonic acid being produced per hour. But when in the reaction carbonic anhydrase is mixed, molecule of carbonic anhydrase second is produced, means this carbonic anhydrase accelerates the rate of reaction 10 million times. Means an enzyme have tremendous capacity to enhance the rate of reaction. एक एंजाइम के पास एक मेटाबॉलिक रिएक्शन के रेट को इनहांस करने की गजब की क्षमता होती है, थोड़ी बहुत नहीं, गजब की क्षमता होती है। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। एक एंजाइम एक रिएक्शन के रेट को इतना गुना कैसे बढ़ा देता है? हेलो, यही हमारा क्वेश्चन है कि एक एंजाइम एक रिएक्शन के रेट को इतना गुना कैसे बढ़ा देता है। आइए इस प्रश्न का आंसर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, शब्दों के साथ मेरे यात्रा कीजिएगा, बने रहिए। अब जिस क्वेश्चन का आंसर हम लेने जा रहे हैं वो आंसर है एक एंजाइम एक रिएक्शन के रेट को इतना गुना कैसे बढ़ा देता है। हाउ एंजाइम एबल टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन सो विगरसली। अब इस क्वेश्चन पे हम विचार कर रहे हैं। बेटा जी ध्यान दीजिए, ये सबस्ट्रेट और ये प्रोडक्ट, ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है। सोचो, मैं तुमसे पूछूं एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? मैं तुमसे पूछूं बच्चों, एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? अगर तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हो तो, अगर तुमने केमिस्ट्री पढ़ी है तो तुम्हें पता है। तुम कहोगे आरवीएस सर, केमिकल रिएक्शन दो ही काम तो होते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। क्या होता है? ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ओनली 2 phenomenal events takes place. पुराने बॉन्ड क्लीव करते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। लेकिन बेटा जी ध्यान दें, जब एक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होगा तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। हाँ, ध्यान रखना, एक ऐसा टाइम आएगा कि न तो पुराने बॉन्ड कंप्लीटली क्लीव ही होंगे और न तो नए बॉन्ड कंप्लीटली बने ही होंगे। उसमें बात क्लियर है कि एक इंटरमीडिएट स्टेज तो आएगी जिसमें पुराने बॉन्ड अबाउट क्लीव और नए बॉन्ड अबाउट, पुराने बॉन्ड वाले होंगे, नए बॉन्ड बनने वाले होंगे, ऐसे स्टेज तो आएगी। उसे क्या बोलोगे? उसे क्या बोलोगे? ट्रांजिशन स्टेट। उसे क्या बोलोगे बच्चों? ट्रांजिशन स्टेट। व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट? दैट इज अ स्टेट of a chemical reaction where
the older bonds are not completely cliff and new bonds are not completely far. न तो पुराने बांड कंप्लीटली टूटे ही हैं, न तो नए बांड कंप्लीटली बने ही हैं। और एक बात क्लियर है बेटा जी, अगर सबस्टेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसे ट्रांजिशन स्टेट से गुजरना होगा। यानी एक बात दिमाग में प्रिंट कर लिया जाए कि सबस्टेट प्रोडक्ट में कभी भी डायरेक्ट चेंज नहीं होता है, सबस्टेट प्रोडक्ट में चेंज होता है वाया ट्रांजिशन स्टेट। ये बात दिमाग में क्लियर कर लिया जाए। एंड व्हाट इज द ट्रांजिशन स्टेट? अभी तो बताया, केमिकल रिएक्शन की वो स्टेट जहां पे पुराने बॉन्ड कंप्लीटली टूटे नहीं हैं और नए बॉन्ड कंप्लीटली बने नहीं हैं। तो बेटा जी, जब कोई केमिकल रिएक्शन चलती है और एक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो ध्यान रखना वाया ट्रांजिशन स्टेट कन्वर्ट होता है, चाहे वो रिएक्शन एंजाइम के प्रेजेंस में हो, चाहे वो रिएक्शन एंजाइम के अब्सेंस में हो। अगर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसे ट्रांजिशन स्टेट से गुजरना ही हो, चाहे रिएक्शन एंजाइम के प्रेजेंस में हो या अब्सेंस में हो। सुना मैं क्या कह रहा हूं? क्या बेटा जी? सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट से गुजरने के लिए एनर्जी की एक क्वांटिटी की जरूरत होती है। एनर्जी रिक्वायर्ड अ सबस्ट्रेट टू गो थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। एनर्जी रिक्वायर्ड टू अ सबस्ट्रेट टू गो थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। हे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to substrate to go through transition state. The amount of energy required to a substrate to go through transition state, that is called activation energy. उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? एक्टिवेशन एनर्जी। उसको E से रिप्रेजेंट करते हैं। ओहो, अगर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसे ट्रांजिशन स्टेट से होकर गुजरना होगा, और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट से गुजरने के लिए एनर्जी की एक क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, जिसे E से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो बेटा जी, मेरी बात समझे। चलो, इस रिएक्शन में सबस्ट्रेट के कुल 100 मॉलिक्यूल हैं। सबस्ट्रेट के कुल 100 मॉलिक्यूल है, ओके। और सबस्ट्रेट के जो 100 मॉलिक्यूल हैं उसमें से 90 मॉलिक्यूल ऐसे हैं, 90 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास एनर्जी 10 कैलोरी है, लेकिन 10 मॉलिक्यूल ऐसे हैं, 10 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी 10 कैलोरी से ज्यादा है। समझना, रिएक्शन में बच्चों टोटल 100 मॉलिक्यूल हैं, जिसमें से 90 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी 10 कैलोरी से कम है, लेकिन 10 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी 10 कैलोरी से ज्यादा है। और बेटा जी, एंजाइम के अब्सेंस में एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वह 10 कैलोरी है। मतलब एंजाइम के एब्सेंस में सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट से गुजरने के लिए मिनिमम 10 कैलोरी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। अब आप सोचो, 100 में से मात्र 10 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी 10 कैलोरी या उससे ज्यादा है, बाकी जो 90 मॉलिक्यूल है उनकी एनर्जी 10 कैलोरी से कम है। इसका मतलब ये कि एंजाइम के एब्सेंस में 100 में से मात्र 10 ही मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन क्या होगा, जब इस रिएक्शन आप एंजाइम को ऐड करोगे तो वो क्या करेगा? ट्रांजिशन स्टेट से गुजरने के लिए जो रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी है 10 कैलोरी कर दिया, इसको 5 कैलोरी कर दिया। परिणाम क्या हुआ? एंजाइम के एब्सेंस में केवल जो 10 मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, अब एंजाइम के प्रेजेंस में अब रिएक्शन में 100 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रिएक्शन का रेट बढ़ गया। क्यों? रिएक्शन पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल की नंबर बढ़ गई। हो, क्लियर हो गया।
आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? हाउ एंजाइम एबल टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. And what is activation energy? The energy required to a substrate to go through transition state. That is called activation energy. In the absence of enzyme, the value of activation energy is high. But in the presence of enzyme, what will happen? This barrier goes down. Enzyme reduces the value of activation energy that require to a molecule to go through transition state. That's why in the presence of enzyme, the rate of reaction enhanced vigorously. चलो भाई, उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको मिल गया होगा. एक एंजाइम रिएक्शन के रेट को इनहांस करने में कैसे सफल होता है? एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को लोअर करके. अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? क्लियर है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टू गो थ्रू ट्रांजिशन स्टेट. और ये सबको क्लियर है. अगर कोई भी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसे ट्रांजिशन स्टेट से गुजरना ही होगा. अच्छा, एक प्रश्न हो, मैं तुमसे पूछूं सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में क्यों कन्वर्ट होना चाहता है? क्योंकि वो प्रोडक्ट स्टेज में ज्यादा स्टेबल है. और बच्चों, सबस्ट्रेट स्टेज में वो लिस्ट स्टेबल है. ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है स्टेबिलिटी का संबंध किससे है? पोटेंशियल एनर्जी से. सबस्ट्रेट प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा तो वो प्रोडक्ट स्टेज में ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि प्रोडक्ट स्टेज में उसकी पोटेंशियल एनर्जी लो होगी, कम होगी सबस्ट्रेट स्टेज के सापेक्ष. हो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में इसलिए कन्वर्ट होना चाहता है क्योंकि सारा खेल स्टेबिलिटी का है. प्रोडक्ट स्टेज में ज्यादा स्टेबल है. क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट स्टेज में उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबस्ट्रेट स्टेज से कम है, इसलिए वो बच्चों प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहता है. अब आइए इसे कोई ग्राफ के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं. ये जो एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, ये जो स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, अब इसको एक ग्राफ के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं. और उसके बाद आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं एंजाइम के अगले लेक्चर के साथ, जिसमें मैं आपके साथ बात करूंगा एंजाइम के स्ट्रक्चर की, एंजाइम के क्लासिफिकेशन की, प्लस एक एंजाइम रिएक्शन को कैसे कैटालाइज करता है उसकी. निकल का जो लेक्चर होगा बच्चों ध्यान रखना, एंजाइम के स्ट्रक्चर पे होगा, एंजाइम के क्लासिफिकेशन पे होगा, प्लस फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी. यानी कल का लेक्चर 3 हेडिंग पर होगा एंजाइम की स्ट्रक्चर, एंजाइम का क्लासिफिकेशन और फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी. ये ध्यान रहे, प्योर एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं. एनसीईआरटी के बाहर हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे. आइए बच्चों, ये जो स्टेबिलिटी का कंसेप्ट है, एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट है, जरा इसे हम एक ग्राफ के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं. देखो बच्चों, चलिए ये बच्चों ध्यान देंगे, ये वाई एक्सिस है, और ये बच्चों एक्स एक्सिस है. अच्छा, इस वाई एक्सिस पर हम सबस्ट्रेट की और प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इस पर बच्चों हम सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस एक्स एक्सिस पर रिएक्शन की प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. चलो भाई ध्यान देना, इस वाई एक्सिस हम बच्चों पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक्स एक्सिस पर हम बच्चों रिएक्शन की प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. चलिए आइए ध्यान दीजिए. चलो भाई, अच्छा बच्चों, ये सबस्ट्रेट है
तो जाहिर सी बात है ये सबस्ट्रेट, रिएक्शन इधर प्रोग्रेस हो रही है तो प्रोडक्ट कहीं इधर बनेगा। गौर करेंगे, ये प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी और ये बच्चों सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी है। देखें, ये प्रोडक्ट है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, रिएक्शन इधर प्रोग्रेस हो रही है, इसलिए प्रोडक्ट को यहां पे लिखा है। इस पोटेंशियल एनर्जी, ये सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी और ये प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी, तभी तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहता है। हाँ, अब मेरी बात समझेंगे, लेकिन सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ध्यान देना, वाया ट्रांजिशन स्टेट। तो ये बच्चों ट्रांजिशन स्टेट है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इस ट्रांजिशन स्टेट से गुजरना पड़ेगा। तो ये क्या हो गई, सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट से गुजरने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। कब? जब रिएक्शन में एंजाइम एब्सेंट होगा तब। तो ये क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी, ये हो गई एक्टिवेशन एनर्जी। कब? इन द अब्सेंस ऑफ एंजाइम, इन द अब्सेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम के अब्सेंस में। अब हमने रिएक्शन में एंजाइम को मिक्स कर दिया, तो देखो क्या हुआ। अब यहां पे गौर करोगे, जब हमने रिएक्शन एंजाइम को मिक्स किया तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जो इतनी थी वो घट करके इतनी हो गई। तो ये क्या रहा, बोलो, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, ये रहा एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। क्या बच्चों? इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। अब देखो, ये ग्राफ कर रहा है कि कैसे की प्रेजेंस ने एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को लोअर कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर था उसे लोअर कर दिया। इतनी एनर्जी चाहिए ट्रांजिशन स्टेट से गुजरने के लिए, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो बेटा जी इतनी एनर्जी रिलीज होगी, इतनी एनर्जी रिलीज होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि इस नेचर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली स्वयं घटित हो रही हैं, जिसमें सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें ये एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका मतलब ये कि एक लिविंग सिस्टम में जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली घटित होती हैं वो सारी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, वो सारी रिएक्शन एक्सर्गोनिक होती, एक्सोथर्मिक नहीं, एक्सर्गोनिक, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट नहीं रिलीज हो रही है। हीट होती तो एक्सोथर्मिक, एनर्जी हो रही है तो एक्सर्गोनिक। मतलब क्लियर हुआ? ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस स्पॉन्टेनियसली इन अ लिविंग सिस्टम, हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस रही हैं उनको कन्वर्ट हो रहा है, हेलो, वो सभी रिएक्शंस बच्चों एक्सर्गोनिक होती हैं, एक्सर्गोनिक होती हैं। इस बात का ध्यान रखना। उम्मीद करता हूं कि ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। एक्सप्लेन करता है सबस्ट्रेट प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को, ये एक्सप्लेन करता है एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को, ये एक्सप्लेन करता है कैसे एंजाइम के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू लोअर हो जाती है, और ये एक्सप्लेन करता है कैसे एंजाइम के एब्सेंस में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है। उम्मीद करता हूं कि आज पहली बात एंजाइम क्या है, दूसरी बात क्यों प्रोटीन का टर्सरी लेवल स्ट्रक्चर ही एंजाइम के रोल को प्ले करेगा, तीसरी बात एक एंजाइम रिएक्शन के रेट को इतना गुना कैसे बढ़ा देता है, चौथी बात एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, और ये ग्राफ आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बेटा जी अगला जो लेक्चर होगा एंजाइम का आप लोगों के लिए अनअकैडमी अहमदाबाद की तरफ से, आरबीएस सर की तरफ से, ध्यान रखें उसे मिस न करें। वो लेक्चर एंजाइम के स्ट्रक्चर पर होगा, एंजाइम के क्लासिफिकेशन पर होगा, प्लस
फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी पर होगा। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। मेरे लेक्चर को ऐसे ही फॉलो करते रहिए। ये मैं गारंटी देता हूं कि अभी बायोमॉलिक्यूल का लेक्चर बना रहा हूं, इसके बाद आप सभी लोगों के लिए मैं प्लांट फिजियोलॉजी का लेक्चर लेकर के आऊंगा। बस फॉलो करते रहिए। 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है बायोलॉजी के, आपके ब्लडों में, आपके ब्लड में मैं इंजेक्ट कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और नीट में जो 360 का सपना है, अगर वास्तव में आप कमिटेड हैं, जुनूनी हैं, ऑब्सेस्ड हैं, तो बेटा जी 360 में 350 लाना, 360 में 355 लाना, 360 में 360 लाना, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बस इसके लिए जरूरी है जुनून, पागलपन। तो मिलते हैं बच्चों कल के लेक्चर में। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।